नमस्कार दोस्तों, कासन स्टडी के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो यहाँ पर यूपीपीसीएल की जो क्लासेज चल रही हैं उसमें हमने सेल और बैटरी से इससे पहले 40 क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। 40 के आगे हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो इससे पहले वाले क्लास को अगर नहीं देखा है तो पहले उस क्लास को देख लीजिए, पुनः इस क्लास को देखें। आइए हम शुरू करते हैं इसको। तो हमारा इसमें क्वेश्चन कह रहा है किससे बैटरी की क्षमता मापी जाती है। तो बैटरी की क्षमता किससे मापी जाती है? तो एम्पियर घंटा में। किस में मापी जाती है? तो एम्पियर घंटा में बैटरी की क्षमता मापी जाती है। किससे मापी जाती है? एम्पियर घंटा में। अगला क्वेश्चन है कार्बन जिंक सेल में विध्रुवक का कार्य करता है। क्वेश्चन है कार्बन जिंक सेल में विध्रुवक का कार्य करता है। तो कौन करता है? यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्पन्न हुई हाइड्रोजन को जल में परिवर्तित करना। जल में परिवर्तित करना। अगला क्वेश्चन कह रहा है विध्रुवक का कार्य शुष्क सेल में कौन करता है? विध्रुवक का कार्य शुष्क सेल में कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर निकल करके आएगा मैग्नीज डाई ऑक्साइड। आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नीज डाई ऑक्साइड। मैग्नीज डाई ऑक्साइड यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक 144 AH बैटरी की है और 9 एम्पियर करंट लगभग कितने घंटों तक प्रदान कर सकता है? तो 144 AH की बैटरी है, 9 घंटे तक अगर करंट को प्रवाहित करना है तो वो कितने घंटे तक प्रवाहित कर सकता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा आंसर 144/9। 144/9। यहाँ पर AH है, यहाँ पर एम्पियर धारा मतलब एम्पियर आई का है, तो यहाँ पर A हो जाएगा। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, अर्थात इसको भी काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 16 घंटे तक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? निकल आयरन सेल होता है। तो निकल आयरन सेल कैसा सेल होता है? यह एक तर सेकेंडरी सेल होता है। कैसा सेल से होता है? तर सेकेंडरी सेल। तर सेकेंडरी सेल होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्या करेंगे यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो? क्या करेंगे यदि किसी लेड एसिड बैटरी को लंबे समय तक निष्क्रिय रखना हो तो उसको हम क्या करेंगे? तो यहाँ पर आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा लिख लीजिए, बैटरी को इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर, मतलब बैटरी का को नहीं, यहाँ पर का लिख लीजिए नहीं तो गलत हो जाएगा। बैटरी का इलेक्ट्रोलाइट निकाल कर बैटरी को सुखाकर एवं शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थान में सुरक्षित रख देना चाहिए। तो हमने क्या बताया कि यदि कोई लेड एसिड बैटरी है उसको लंबे समय तक अगर रखना है तो उसको हम क्या करेंगे? तो जो बैटरी में इलेक्ट्रोलाइट होता है उसको निकाल देंगे और बैटरी को सुखाकर शुष्क ठंडे व स्वच्छ स्थानों पर सुरक्षित उसको रख देंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? लेड एसिड चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है? तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर जो हमारा आंसर हो जाएगा रासायनिक ऊर्जा, यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक ऊर्जा। रासायनिक ऊर्जा यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। लेड एसिड सेल चार्जिंग के समय विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है किस रूप में इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था व्यक्त की जाती है? तो इलेक्ट्रोलाइट की अवस्था किस रूप में व्यक्त की जाती है? तो आपेक्षिक घनत्व के रूप में। आंसर क्या हो जाएगा? आपेक्षिक
घनत्व के रूप में, आपेक्षिक घनत्व के रूप में यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ क्या है। तो सेकेंडरी सेल का मुख्य लाभ क्या है, यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा। इस सेकेंडरी सेल लेने से यही फायदा होता है कि इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, अर्थात इसे पुनः आवेशित किया जा सकता है, आवेशित किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस प्रक्रिया में गैसिंग संपन्न होती है। तो किस क्रिया में गैसिंग संपन्न होती है, तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, लेड एसिड सेल को चार्जिंग प्रक्रिया में। तो यहाँ पर लिख लीजिए लेड एसिड सेल की चार्जिंग प्रक्रिया में, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है। लेड एसिड सेल के लिए इलेक्ट्रोलाइट तैयार किया जाता है, तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, तो सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर। हम कैसे तैयार करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख लीजिए सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोलकर। अगला क्वेश्चन है किस तत्व पर किसी स्टोरेज बैटरी की क्षमता निर्भर करती है। किस तत्व पर स्टोरेज की बैटरी की क्षमता निर्भर करती है, तो उसके प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, उसकी प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। अगला क्वेश्चन है डिस्चार्ज बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोई बैटरी है, डिस्चार्ज है, तो उसके आंतरिक प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसका प्रतिरोध जो होता है वो बढ़ जाता है। प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परिपथ का प्रभावी विद्युतीय वाहक बल कितना होता है। तो जैसे यहाँ पर एक मान लीजिए परिपथ हम आपको बना दे रहे हैं, परिपथ इसमें नहीं बना है। परिपथ मान लीजिए इस प्रकार से है, एक ये हमारे यहाँ पर परिपथ है, यहाँ पर ये बड़ा लाइन है, ये लाइन भी बड़ा है, यहाँ पर ये लाइन भी बड़ा है, ये लाइन छोटा है। तो ये मान लीजिए आपको परिपथ दे दिया गया है। इस परिपथ में आपसे ये पूछा जा रहा है ये परिपथ दिया गया, इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है कि जैसे ये परिपथ दिया गया है तो इसमें विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो यहाँ पर इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, मान लीजिए यहाँ विद्युत वाहक ई लिखा गया है, ये आपका परिपथ दिया गया है और प्रत्येक 4 वोल्ट का है। 4 वोल्ट का ये भी है, 4 वोल्ट का ये भी है और 4 वोल्ट का ये भी है। सारे इसमें जितने भी परिपथ लगे हैं सभी 4-4 वोल्ट के हैं। तो इसमें टोटल ईएमएफ हमको पूछा जा रहा है, तो कितना हो जाएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम ये देखते हैं कि अगर ये जैसे हमारे किस क्रम में है, ये हमारे किस क्रम में है, तो हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि जैसे परिपथ जो भी रहता है उसमें अगर वो दोनों समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। अगर समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है तो यहाँ इससे हम देखेंगे तो यहाँ पर भी 12 वोल्ट हो जाएगा और यहाँ से भी 12 वोल्ट हो जाएगा। तो समांतर क्रम में अगर वोल्टेज समान होता है तो ई का मान कितना हो जाएगा, ई का मान हमारा 12 वोल्ट ही हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 12 वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन कौन प्राइमरी सेल होते हैं। तो प्राइमरी सेल कौन कौन से होते हैं, अगला क्वेश्चन ये है, यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राइमरी सेल कौन कौन से होते हैं, तो जैसे डेनियल सेल होता है, डेनियल सेल प्राइमरी सेल होता है। अगला है लेक्लांसी सेल, लेक्लांची सेल, ये भी जो है प्राइमरी सेल होता है। और शुष्क सेल भी प्राइमरी सेल होता है। शुष्क सेल ये सब कैसे सेल होते हैं, तो प्राइमरी सेल होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चित्र दिया गया है, चित्र में कितना वोल्ट मीटर मापे जाएगा। तो चित्र कौन सा है, चित्र मान लीजिए इस प्रकार से आपको चित्र दे दिया गया है।
इसमें आपको बताना है कितना वोल्ट मीटर मापेंगे। इसमें हम कितना वोल्ट मीटर मापेंगे। यहाँ पर मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 कितना है, यहाँ पर 6 आपको वोल्ट मीटर दिया गया है। यहाँ इसका मान 2.5 वोल्ट लिख दिया गया, इसका भी मान 2.5 वोल्ट है, इसका भी वैल्यू 2.5 वोल्ट, इसका भी 2.5 वोल्ट, इसका भी 2.5 वोल्ट और इसका भी 2.5 वोल्ट है। टोटल 6 वोल्टेज लगे हुए हैं। तो इसमें कह रहा है कि टोटल वोल्टेज कितना होगा, टोटल वोल्टेज आपको बताना है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये चीज़ बताना है। यहाँ पर मान लीजिए प्लस है और इधर वाला क्या है, इधर वाला माइनस है। तो अगर टोटल वोल्टेज यहाँ मापा जाएगा तो जैसे हमने बताया था कि श्रेणी क्रम में वोल्टेज को सबको जोड़ लेते हैं, लेकिन पैरेलल में क्या होता है कि वोल्टेज समान होती है। तो ऐसे कंडीशन में यहाँ पर टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3, इस प्रकार से जितने भी रहेंगे सब जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो देखिए यहाँ पर 6 वोल्टेज हैं। तो एक ये हो गया, 2 3 4 5 6, तो 2.5 गुणे 6 कर देंगे या ऐसे भी कर सकते हैं। तो 25 छक्का कितना होता है, 150 होता है, अर्थात 15 वोल्ट हो जाएगा। टोटल वोल्टेज कितना हो जाएगा, 15 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर अगला कह रहा है कि सेल प्रदान करने का एक स्रोत है। सेल प्रदान करने का कौन, यहाँ पर दोस्तों एक रहना चाहिए EMF, यहाँ पर रहना चाहिए EMF। तो सेल EMF प्रदान करने का एक स्रोत है जिसमें क्या होगा, जिसमें रासायनिक ऊर्जा लिखते चलिए, जिसमें रासायनिक ऊर्जा एकत्रित रही, ऊर्जा एकत्रित रहती है तथा उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, तथा उसे विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है क्यों हम सेलों को श्रेणी में जोड़ते हैं। क्वेश्चन क्या है कि क्यों हम सेलों को श्रेणी में जोड़ते हैं। तो सेलों को हम श्रेणी में क्यों जोड़ते हैं, तो सेलों में को श्रेणी में इसीलिए जोड़ा जाता है कि वोल्टेज हमको अधिक प्राप्त हो, अर्थात अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए, अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। यहाँ पर हमारा आंसर हो गया अधिक वोल्टेज प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कब हम सेलों को पैरेलल में जोड़ेंगे। तो पैरेलल में अगर जोड़ने के लिए कह रहा है तो ये जोड़ेंगे अधिक धारा प्राप्त करने के लिए, अधिक धारा प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है सेल के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया रिवर्सेबल नहीं है। सेलों के लिए विद्युत रासायनिक क्रिया रिवर्सेबल नहीं है तो वो कौन से सेल में होता है। तो रिवर्सेबल जो नहीं होता वो केवल जो है प्राइमरी सेल में होता है, केवल प्राइमरी सेल में। और सेकेंडरी सेल की बात करते हैं तो सेकेंडरी सेल को तो चार्ज किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए कि बाहरी लोड रेजिस्टेंट आंतरिक रेजिस्टेंट की अपेक्षा अधिक हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए कि बाहरी लोड रेजिस्टेंट आंतरिक रेजिस्टेंट की अपेक्षा अधिक हो। तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे, उसको हम सीरीज में जोड़ेंगे। तब इससे कंडीशन में उसको हम किस में जोड़ेंगे, तो सीरीज में जोड़ेंगे, सीरीज में। अगला क्वेश्चन है सीरीज फॉर श्रेणी में। अगला क्वेश्चन है सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए कि बाहरी लोड रेजिस्टेंट आंतरिक रेजिस्टेंट की अपेक्षा कम हो। तो उसको किस क्रम में जोड़ेंगे, तो उसको हम पैरेलल में जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे, पैरेलल में, अर्थात समांतर में जोड़ेंगे, समांतर में अर्थात पैरेलल में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मिनट दोस्तों, थोड़ी सी हार्ट हो जा रही है। अगला क्वेश्चन है सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए कि बाहरी लोड रेजिस्टेंट आंतरिक रेजिस्टेंट के बराबर हो। तो उसको हम किस क्रम में जोड़ेंगे, सेलों को किस क्रम में जोड़ना चाहिए कि बाहरी लोड रेजिस्टेंट आंतरिक रेजिस्टेंट के बराबर हो। तो यहाँ पर हमारा आंसर
क्या हो जाएगा। तो उसको अगर इस प्रकार से अगर जोड़ना होता है तो उसको हम मिक्स ग्रुप में जोड़ते हैं। कैसे जोड़ते हैं? मिक्स ग्रुप में। तो उसको हम कैसे जोड़ेंगे? मिक्स ग्रुप में जोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत है। तो स्थिर वोल्टेज प्राप्त करने के लिए पावर स्रोत कैसा होना चाहिए? आंतरिक रेजिस्टेंट कम होना चाहिए। तो यहाँ पर लिख लीजिए आंतरिक रेजिस्टेंस कैसा होना चाहिए? तो कम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है किस कारण, एक मिनट दो, कि किस कारण बस सेलों को सीरीज क्रम में जोड़ा जाता है। किस कारण बस सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। यहाँ पर इसको हटा दीजिए। किस कारण सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? वोल्टेज आउटपुट अधिक प्राप्त करने के लिए। किसके लिए? वोल्टेज आउटपुट अधिक प्राप्त करने के लिए। वोल्टेज अधिक प्राप्त करने के लिए। अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी सेल। क्वेश्चन क्या है? सेकेंडरी सेल जो सामान्यतः उपयोग किया जाता है। तो सेकेंडरी सेल जो उपयोग किया जाता है उसको कैसे उपयोग करेंगे? तो लेड एसिड सेल के रूप में। लेड एसिड सेल के रूप में। लेड एसिड सेल के रूप में हम उसको उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस रूप में ऊर्जा लेड एसिड बैटरी को चार्ज करें। किस रूप में ऊर्जा लेड एसिड के रूप में चार्ज करें। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? किस रूप में ऊर्जा लेड एसिड बैटरी को चार्ज करें। तो रासायनिक ऊर्जा में यहाँ पर हमारा आंसर सही हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा के रूप में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है धन प्लेट क्या बन जाए कि बैटरी को चार्ज करे। धन प्लेट क्या बन जाए कि बैटरी को चार्ज करे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो धन बैटरी को क्या बन दे, क्या बन जाए? अगर उसको हम लेड पेरोक्साइड बना दें, लेड पेरोक्साइड, यदि बैटरी को चार्ज करना हो तो धन प्लेट को लेड पेरोक्साइड बना देंगे। अगला क्वेश्चन है बैटरी की दोनों प्लेटें क्या बन जाएं कि यदि बैटरी डिस्चार्ज हो। तो यहाँ पर ये यदि लिखा गया है। बैटरी की दोनों प्लेटें क्या बन जाएं यदि बैटरी डिस्चार्ज हो। तो वह लेड सल्फेट हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लेड सल्फेट। अगला क्वेश्चन है किस कारणवश लेड एसिड बैटरी को सेपरेटर लगाया जाता है। किस कारणवश लेड एसिड बैटरी में सेपरेटर लगाया जाता है। सेपरेटर का प्रयोग हम क्यों करते हैं लेड एसिड बैटरी में, आपको ये बताना है आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा आंतरिक रेजिस्टेंट कम करने के लिए, मतलब आंतरिक प्रतिरोध को कम करने के लिए। तो आंसर लिख लीजिए आंतरिक प्रतिरोध को कम करने के लिए। आंतरिक प्रतिरोध को कम करने के लिए, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतया डिस्चार्ज हो। क्या होता है जब लेड एसिड बैटरी पूर्णतया डिस्चार्ज हो। तो यहाँ पर एनोड तथा कैथोड PbSO4 बन जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिख लीजिए कि दोनों एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड कैसा बन जाएगा, PbSO4
बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, क्या कारण है जब लेड एसिड बैटरी चार्ज होती है? क्या क्या कारण है जब लेड एसिड बैटरी चार्ज हो? तो सेलों का वोल्टेज कम हो जाएगा। तो जब लेड एसिड बैटरी चार्ज होगी तो सेलों का वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सेलों की वोल्टेज कैसा हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, कैसे पता लगाएंगे कि लेड एसिड बैटरी पूर्णतः चार्ज है? कैसे पता लगाएंगे कि लेड एसिड बैटरी पूर्णतः चार्ज है? तो इसको कैसे पता लगाएंगे? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? अगर पता लगाना होता है तो हम वोल्टेज भी नापते हैं। वोल्टेज को माप करके वोल्टेज को नापेंगे। पहला तो ये हो गया। फिर इसके बाद कैसे पता लगाएंगे? इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी नापेंगे। इलेक्ट्रोलाइट का स्पेसिफिक ग्रेविटी को नाप करके पता लगा सकते हैं। या फिर गैस निकल रही होगी। तीसरा क्या लिख लीजिए कि गैस निकल रही होगी। गैस निकल रही होगी। क्वेश्चन नंबर 75 देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होगा? इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होगा, आपको ये चीज़ बताना है। अगर बैटरी पूर्ण चार्ज हो, इलेक्ट्रोलाइट का अपेक्षिक घनत्व कितना होगा अगर बैटरी पूर्ण रूप से चार्ज हो? तो इनका अपेक्षिक घनत्व कितना होगा? 1.285 1.285 होगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धन प्लेट और ऋण प्लेट क्रमशः क्या होंगे जब बैटरी चार्ज हो? यहाँ पर आगे लिख लीजिए। चार्ज हो। कह रहा है कि धन प्लेट और ऋण प्लेट क्रमशः क्या होंगे जब बैटरी पूर्णतः चार्ज हो? तो कैसे होंगे? यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा, लेड सल्फेट और लेड ऑक्साइड। जब बैटरी पूर्णतया, देखिए यहाँ पर तो धन प्लेट कैसे होंगे? तो जो धन प्लेट होगा वो लेड सल्फेट होगा, लेड सल्फेट। और यहाँ पर जो ऋण प्लेट होगा तो ऋण प्लेट क्या होगा? तो ऋण प्लेट लेड ऑक्साइड होगा। लेड ऑक्साइड हमारा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा यह जब बैटरी बैटरी चार्ज हो? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा यह बैटरी चार्ज हो? यह के स्थान पर यदि कर लीजिए। यहाँ पर यदि बैटरी चार्ज हो, इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा? तब ऐसे कंडीशन में इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो गाढ़ा होता है। कैसा होता है? गाढ़ा होगा। इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा यदि बैटरी चार्ज हो? तो गाढ़ा होगा। और अगर चार्ज नहीं होगा तो हल्का होगा। यहाँ पर हमारा आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन लेड एसिड बैटरी का अनुमानित कार्यकाल दर्शाता है? कौन लेड एसिड बैटरी का अनुमानित कार्यकाल दर्शाता है? तो अनुमानित कार्यकाल लेड एसिड बैटरी की कितनी होती है? तो 2 से 5 वर्ष होती है। कितनी होती है? 2 से 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन है, क्या होगा जब बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी? क्या होगा जब बैटरी ओवर चार्ज हो जाएगी? तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा आंसर निकलेगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। आंतरिक प्रतिरोध बढ़ जाएगा। इसके आगे
पानी की कमी भी हो सकती है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा कि पानी की कमी भी हो सकती है या पानी की कमी हो जाएगी। आगे हो जाएगा अधिक गैस भी निकलेगी, अधिक गैस भी निकलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों हम टोटल आपके लिए 40 क्वेश्चन लेकर के आए थे। इसके पहले वाले क्लास में भी हमने 40 क्वेश्चन करवा दिया। तो सेल एंड बैटरी से हमने टोटल 80 क्वेश्चन करवा चुके हैं। अभी भी लेड एसिड बैटरी से 40 क्वेश्चन और कराने का प्लान है। तो टोटल हम लेड एसिड बैटरी से आपके लिए 120 क्वेश्चन लेकर के आए हैं। तो जो भी दोस्त अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये क्लासेज उनको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगले एपिसोड में कल पुनः मिलेंगे। नमस्कार।